स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। गजल अलग, शार्क टैंक इंडिया की एक शार्क, उनकी एक बहुत फेमस कंपनी है, आप जानते भी होंगे, मामा अर्थ, जिनकी ऐड खुद शिल्पा शेट्टी करती है। आज ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। मामा अर्थ का रिसेंटली एक आईपीओ आने वाला था 2400 करोड़ का, जो कि कैंसिल हो गया। आईपीओ होता क्या है और ये क्यों लाया जाता है, ये भी वीडियो में समझा रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब ये आईपीओ कैंसिल हो गया तो इस पे सीईओ गजल अलग का कहना है कि अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, जिस वजह से वो आईपीओ नहीं ला रहे। पर क्या सही में यही एक्चुअल रीजन है आईपीओ ना लाने का, या फिर कुछ और भी है जो आपसे छुपाया जा रहा है? वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, सब समझ आ जाएगा कि मामा अर्थ आपको कैसे मामू बना रही है। मामा अर्थ एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड है जो हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, फेस वॉश और बच्चों के लिए साबुन और तेल बनाती है। इनके सारे प्रोडक्ट टॉक्सिक फ्री, सेफ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बेचते हैं। ऑफलाइन ये नॉर्मल रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं और ऑनलाइन इनके पास खुद की वेबसाइट है और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हैं। यहाँ तक सब सही है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, आइए जानते हैं। मामा अर्थ अब तक 8 राउंड की फंडिंग उठा चुकी है और जो 8th राउंड की फंडिंग थी वो खुद शिल्पा शेट्टी ने इनको दी थी। अब ये फंडिंग क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं। फंडिंग का मतलब है एक इन्वेस्टर से पैसे लेना, जो कि एक सिंगल आदमी भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, और पैसे के बदले में उसे कंपनी की हिस्सेदारी देना इक्विटी शेयर के तौर पे। इसे फंडिंग कहते हैं। आमतौर पर कंपनियों को 2 चीजों के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। पहला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी नई शुरू होती है तो उसके पास पैसे नहीं होते तो वह इन्वेस्टर से फंडिंग लेती है। और दूसरा, जब उन्हें कोई बड़ा एक्सपेंशन करना हो और उस एक्सपेंशन में लगने वाला जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा हो, उसके लिए कंपनी फंडिंग उठाती है। तो मान लेते हैं मामा अर्थ ने शुरू की 2 फंडिंग एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ली, पर मामा अर्थ ने ऐसा क्या एक्सपेंशन कर दिया जिसके लिए उन्होंने 6 राउंड की फंडिंग उठाई। दरअसल मामा अर्थ को इतने राउंड की फंडिंग इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि मामा अर्थ खुद कोई पैसा नहीं कमा रहा है। ये 1 राउंड की फंडिंग करती है, उस पैसे से मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग से सेल्स बढ़ाती है, और फिर जब पैसा खत्म हो जाता है तो ये नई फंडिंग लेती है, फिर ये मार्केटिंग करती है और फिर सेल्स बढ़ाती है, और ये साइकिल चलती रहती है। अब आप सोचोगे कि अगर कंपनी की सेल्स हो रही है तो उसके पास पैसे क्यों नहीं है? दरअसल मामा अर्थ की मार्केटिंग में ही इतना खर्चा है कि जो उससे सेल्स होती है वो उसे पूरा नहीं कर पाती, इसलिए मामा अर्थ को बाहर से पैसा लेना पड़ता है। इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मामा अर्थ अपने पहले इन्वेस्टर के पास जाती है फंडिंग के लिए, उन्हें अपना सारा बिजनेस समझाती है और इन्वेस्टर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। मामा अर्थ इन्वेस्टर से मांगती है 10 करोड़ कंपनी के 10% शेयर के लिए। अगर कंपनी का 10% हिस्सा 10 करोड़ में खरीदा जा रहा है तो अगर पूरी 100% कंपनी खरीदनी हो तो वो 100 करोड़ में खरीदी जाएगी, तो कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 100 करोड़। जो भी ये मैं नंबर्स बता रहा हूँ ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ। तो अभी तक बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है और कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 100 करोड़। जो 10 करोड़ की फंडिंग उठाई, इससे मामा अर्थ अपना प्रोडक्ट बनाती है, थोड़ी मार्केटिंग करती है, जिससे थोड़ी बहुत सेल्स हो जाती है। फिर मामा अर्थ के पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर ये नई फंडिंग उठाते हैं। अगले इन्वेस्टर से ये मांगते हैं 50 करोड़ 10% इक्विटी के बदले, तो इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 500 करोड़, और अभी तक मामा अर्थ ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, फिर भी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 500 करोड़। अब जो ये 10% है जो नए इन्वेस्टर को देना है, या तो कंपनी के ओनर अपने बचे हुए 90% में से 10% दे देंगे और 80% अपने पास रखेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है ये पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट करा दे जिसने 10 करोड़ में तो एंट्री ली थी, उसे शायद 25 करोड़ देके एग्जिट करा दे और उसका 10% नए इन्वेस्टर को दे दे। इसमें इन्वेस्टर का तो फायदा है ही, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उसने 10 करोड़ में एंट्री ली थी और 25 करोड़ में एग्जिट मिल रही है, तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो इन पैसों से फिर कंपनी मार्केटिंग करती है, एम्प्लॉइज को सैलरी देती है और मार्केटिंग के दम पर कुछ सेल बढ़ा लेती है, पर फिर से पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर ये जाती है अगले इन्वेस्टर के पास, उससे मांगती है 75 करोड़ 10%, कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 750 करोड़। फिर या तो पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट करा देती है या फिर फाउंडर अपने हिस्से का 10% नए इन्वेस्टर को दे देता है। फिर कंपनी मार्केटिंग करती है, फिर सेल्स बढ़ाती है, पैसे खत्म होने के बाद फिर फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ये कंपनी नई फंडिंग ले रही है और जैसे नए इन्वेस्टर आ रहे हैं पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर। इसमें फायदा इन्वेस्टर का भी है जिसने 10 करोड़ में एंट्री ली थी और ज्यादा अमाउंट में एग्जिट करेगा,
इन्वेस्टर का तो फायदा ही है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। फिर एक पॉइंट आता है जहां फंडिंग नहीं मिलती, कंपनी ने बेचते बेचते काफी ज्यादा बेच दिया होता है, कंपनी को कोई नया इन्वेस्टर नहीं मिल रहा होता, पर पैसों की जरूरत होती है प्रोडक्शन, मार्केटिंग और एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए। और वो सब इन्वेस्टर जिनका कंपनी में हिस्सा है, जो और वैल्यूएशन के लालच में अभी तक बैठे थे, उन सब का पैसा अटक जाता है। तो सब इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनियों का आईपीओ लाया जाए। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां कंपनी में पहले सिर्फ कुछ इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते थे, अब जनरल पब्लिक भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकती है। आईपीओ लाने के बाद कंपनी के जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और कोई भी उन्हें खरीद और बेच सकता है। आईपीओ से जो इन्वेस्टर का हिस्सा है वो जनरल पब्लिक को बेच दिया जाएगा और इन्वेस्टर पैसे लेके कंपनी से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ मामाअर्थ ही नहीं, आजकल के कई स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ लाने से पहले सेबी से परमिशन लेनी होती, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो जब ये आईपीओ का ऑफर लेके सेबी के पास गए तो सेबी ने कुछ सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल इनकी वैल्यूएशन को लेकर। आईपीओ में मामाअर्थ मांग रहा था 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन। तो सेबी ने पूछा कि आखिर ये आपकी वैल्यूएशन 24,000 करोड़ कैसे पहुंची। पिछले राउंड की फंडिंग में आपकी वैल्यूएशन थी 1,000 करोड़ और अब पहुंच गई सीधा 24,000 करोड़। ना तो आपके पास प्रॉफिट है, तो ये वैल्यूएशन कैसे पहुंची। मामाअर्थ के रिवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो 2020 में मामाअर्थ ने कमाया था 114 करोड़ का रिवेन्यू और इस रिवेन्यू पे लॉस था 442 करोड़। फिर 2021 में रिवेन्यू ट्रिपल हो गया 472 करोड़ और लॉस भी ट्रिपल हो गया 1332 करोड़। फिर 2022 में मामाअर्थ ने कमाया 964 करोड़ का रिवेन्यू और क्योंकि आईपीओ लाने की तैयारी थी तो जैसे तैसे प्रॉफिट कर दिया 14 करोड़। मार्केटिंग करके सेल्स तो बढ़ा ली पर प्रॉफिट नहीं है, तो ये 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे। फिर एक और सवाल पूछा, आईपीओ से जो 2400 करोड़ आएंगे उनका आप करोगे क्या, नए प्रोडक्ट लाओगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, क्या करोगे। तो मामाअर्थ ने कहा ये सब भी करेंगे पर सिर्फ 400 करोड़ से, बाकी के जो 2000 करोड़ है वो हमें इन्वेस्टर को देने हैं। सेबी ने कहा ये कहानी तो कहीं सुनी हुई लगती है, नहीं मिलेगी आईपीओ की परमिशन। ये सेम कहानी थी नायका और पेटीएम की, इन सब की हाई वैल्यूएशन थी, प्रॉफिट इनके पास था नहीं। ये मार्केट में अपना आईपीओ लाए, जनता ने पैसे लगाए और सबके पैसे डूब गए। पेटीएम का आईपीओ अगर आपको याद हो तो 18,000 करोड़ का आईपीओ था, जिनमें से 8,300 करोड़ इन्होंने अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाए और बाकी जो 10,000 करोड़ थे वो इन्वेस्टर को दिए। इनके शेयर का इशू प्राइस 2,000 से ऊपर था और आज इनके शेयर का प्राइस 700 की लाइन में है। तो ये थी स्टार्टअप्स के आईपीओ लाने की कहानी और ऐसे मामाअर्थ आपको मामू बना रहा है। इनके अलावा मामाअर्थ में कुछ और भी दिक्कतें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली दिक्कत ये है कि मामाअर्थ के पास अपनी कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, इनकी सारी प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, तो इन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। फिर इनकी दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इनका ऑनलाइन सेलिंग एक्सपेंस, जो कि कंपनी ने दिखा रखा है 4%। मामाअर्थ की मेजर सेल ऑनलाइन ही होती है और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन से। अमेजोन नॉर्मली दूसरे सेलर से 10 से 15% कमीशन चार्ज करता है, तो मामाअर्थ का ये 4% एक्सपेंस कैसे आ गया। शायद मामाअर्थ की अमेजोन के साथ कोई बैकडोर डील होगी, पर अगर अमेजोन भी मामाअर्थ से 10 से 15% चार्ज करने लग जाए तो जो ये थोड़ा सा प्रॉफिट है ये भी नहीं रहेगा। और तीसरी इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनका ROAS, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो कि है 2.6। यानी मामाअर्थ अगर 1 रुपए की एड चलाती है तो उससे 2.6 रुपए कमाती है। अब आपको लगेगा ये अच्छा है 1 रुपए की एड चला के 2.6 रुपए का रिवेन्यू कमाना, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ROAS 3 साल से बिल्कुल सेम है। अच्छी बात तब होती जब ये हर साल बढ़ता रहता। मान लीजिए मामाअर्थ ने पहले साल एड चलाए और इनका ROAS आया 2.6, फिर ये अगली साल जब एड चलाएंगे तो ये ROAS बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इनके पिछले कस्टमर है वो तो प्रोडक्ट लेंगे ही, प्लस नए कस्टमर जो ये एड के थ्रू एक्वायर करेंगे, तो ये बढ़ना चाहिए, पर ये नहीं बढ़ रहा है, जिसका मतलब है जो इनके पुराने कस्टमर है वो रिपीट नहीं कर रहे और ये बिजनेस के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो ये थी मामाअर्थ की पूरी कहानी, कैसे मामाअर्थ आपको वैल्यूएशन के नाम पे मामू बना रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।